नमस्कार दोस्तों, आकार आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं राकेश नागर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको जानकारी है, हमारी इस वीडियो श्रृंखला में आज हम प्रबंधन की कक्षाओं को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट का जो वीडियो हमने स्टार्ट किया था वो संगठन के ऊपर था। ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसके बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि किसी भी संगठन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच के जो आपसी संबंध हैं, उनके बीच में जो कार्यों का वर्गीकरण किया गया है, वो जो एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी हैं तथा एक दूसरे से अधिकार प्राप्त कर रहे हैं, उस पूरी की पूरी व्यवस्था को, उस पूरी की पूरी प्रक्रिया को हम संगठन कहते हैं। उसके प्रकारों की हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे संगठन के प्रारूप की या स्ट्रक्चर की। संगठन का प्रारूप क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सीधे तौर पर मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि जो कोई भी उद्योग है या कोई संस्था है या कोई फर्म है, उस फर्म के कार्य की प्रकृति तथा उसके कार्य का आकार कितना बड़ा है, उसी के आधार पर उस संगठन या उस संस्था या उस फर्म या उस उद्योग के संगठन का प्रारूप निर्धारित होता है। एक बात तो हमें समझ में आ गई। दो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि संगठन का जो प्रारूप है वो किस आधार पर निर्धारित होगा, तो किसी भी उद्योग या फर्म के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर इसका निर्धारण होता है। अब आपसे पूछा जाए कि कितने प्रकार के प्रारूप हो सकते हैं संगठन के, तो संगठन 5 प्रकार का होता है। एक है हमारा रेखा संगठन, एक है कार्यात्मक संगठन, प्रोजेक्ट संगठन, सांचा संगठन और नेटवर्क संगठन। क्या होता है, बहुत सरल शब्दों में हम यहां समझने की कोशिश करेंगे, फिर इनके अंदर एक एक करके विस्तृत चर्चा करेंगे। रेखा संगठन का मतलब क्या समझ में आ रहा है हमें, अगर साधारण भाषा में हम कहें तो एक रेखा की तौर पर स्थापित किया हुआ, एक सरल रेखा में स्थापित किया हुआ संगठन ही क्या कहलाएगा, रेखा संगठन। समझो जरा बात को। हम ये कह रहे हैं कि किसी एक उद्योग में एक मालिक है, मालिक अपने उद्योग के संबंध में कार्य करना शुरू करता है, धीरे धीरे अपनी मेहनत से उस उद्योग का, उस फर्म का विस्तार करता चला जाता है। जब फर्म या उद्योग का विस्तार होगा तो कार्यों में भी वृद्धि होगी। इस तरह से फर्म के मालिक के कार्यों में जब वृद्धि होगी तो वो अपने नीचे क्या करेगा, एक प्रबंधक रख लेगा। क्या करेगा, एक प्रबंधक को रखेगा। फिर अब इस प्रबंधक को कुछ अधिकार, वो कार्य सौंप देगा। फिर इस प्रबंधक के नीचे भी जब लगातार कार्यों का विस्तार होगा तो ये अपने नीचे क्या रख लेगा, एक उप प्रबंधक रख लेगा। फिर इस उप प्रबंधक के कार्यों में भी वृद्धि होगी तो ये अपने नीचे एक और सहायक प्रबंधक को रख लेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक रेखा के क्रम में जब संगठन स्थापित होता है तो उसे रेखा संगठन प्रारूप कहते हैं। बहुत सिंपल है, साधारण है कि जब कार्यों में वृद्धि होती है तो कार्य वृद्धि के साथ साथ प्रबंधक अपने नीचे सहायकों की या सहायक प्रबंधकों की नियुक्ति करता चला जाता है और इस तरह से जिस संगठन का विकास होता है उसे संगठन, रेखा संगठन कहा जाता है। कार्यात्मक संगठन, सिंपल में हमें समझ में आ रहा है नाम से। कार्यात्मक संगठन ऐसा संगठन होगा जिसमें संगठन के कार्यों को अलग अलग भागों में बांटा गया होगा। कोई उद्योग है, मान लो, उस उद्योग में जो कार्य हो रहे हैं अलग अलग, जैसा कि हमें पता है कि उसमें एक खरीदी विभाग होगा जो कच्चा माल खरीदेगा, एक उत्पादन विभाग होगा जो उत्पादन करेगा, एक विपणन विभाग होगा जो विपणन करने का काम करेगा, एक परिवहन विभाग होगा जो कच्चे माल और पक्के माल को अपने अपने गंतव्य तक पहुंचाने का काम करेगा, एक लेखा विभाग होगा जो संपूर्ण प्रकार के लेखाओं का काम करेगा, एक अंकेक्षण या ऑडिट विभाग होगा जो सारे के सारे कार्यों की ऑडिटिंग करेगा, एक क्वालिटी कंट्रोल विभाग होगा जो गुणवत्ता को नियंत्रित करने का काम करेगा, एक कर्मचारियों को हायर करने का विभाग होगा जिसे हम HR डिपार्टमेंट कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स विभाग कहते हैं, वो होगा जो अच्छे और कुशलता वाले व्यक्तियों को अपनी फर्म में जोड़ने का काम करेगा। तो जब किसी एक फर्म के कार्यों को अलग अलग कार्यों में बांट दिया जाता है, कार्यों का वर्गीकरण कर दिया जाता है और उसके आधार पर एक संगठन निर्मित होता है तो उसे क्या कहेंगे हम, कार्यात्मक संगठन। बहुत सिंपल है। फिर हम बात करें प्रोजेक्ट संगठन क्या होगा। नाम से हमें समझ में आ रहा है कि कोई प्रोजेक्ट विशेष होगा
उस प्रोजेक्ट विशेष के लिए जब कोई संगठन बनाया जाता है तो उसे प्रोजेक्ट संगठन कहते हैं। जैसे एक प्रोजेक्ट हम बात करें कि कहीं पर भी मेट्रो रेल का विकास किया जाना है किसी शहर के अंदर। अब वहां पर तो फर्म स्थापित नहीं होगी जहां पर मेट्रो बनाया जाना है। स्वाभाविक रूप से मेट्रो के लिए कई सारे काम करने होंगे। जैसे एक पूरा का पूरा चाहे तो अगर अंडरग्राउंड होगी तो पहले टनल बनानी होगी, या पिलर पर चलानी होगी तो पूरा पिलर बनाने होंगे, फिर उसके पास पटरी डलेगी, उसके ऊपर फिर ट्रेन आएगी, असेंबल होगी, फिर ट्रेन चलना शुरू होगी। तो हमें क्या करना है, एक मेट्रो प्रोजेक्ट पूरा डेवलप करना है। इसका ठेका लेने वाली कंपनी किसी दूसरे शहर में होगी, लेकिन ये मेट्रो ट्रेन कहां लगाना है, तो मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया कि ये इंदौर शहर में मेट्रो का विकास करना है। तो वहां जो मूल फर्म है वहां से एक मैनेजर आएगा जिसे बोला जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर इंदौर में आएगा और यहां पर वो इस प्रोजेक्ट की आवश्यकताओं के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। यहां पर अपने प्रोजेक्ट की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग लोगों को हायर करेगा, उन्हें कार्य बांटेगा और उनसे कार्य लेगा। कार्य लेगा का मतलब यह है कि उनसे अपना काम लेकर के, काम पूरा करवा करके मेट्रो का विकास करेगा। तो इस तरह का जब संगठन विकसित होता है तो उसे कहा जाता है प्रोजेक्ट संगठन। आ रही बात समझ में? फिर एक होता है साचा संगठन। साचा संगठन सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली कार्यात्मक संगठन और प्रोजेक्ट संगठन दोनों का काम करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब संगठन का विकास किया जाता है तभी इस तरह से लोगों को नियुक्त किया जाता है कि उन्हें हायर करने के बाद में, ट्रेंड करने के बाद में किसी विशेष प्रोजेक्ट पर पहुंचाया जाता है। फिर वो विशेष प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो फिर अपने मूल विभाग में वो आ जाते हैं और फिर वापस नए प्रोजेक्ट पर उनको भेज दिया जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो साचा संगठन है या जो एक ऑर्गेनाइजेशन हमें साचा संगठन के रूप में दिखाई देता है, इसमें कार्यात्मक संगठन और प्रोजेक्ट संगठन दोनों के गुण मौजूद होते हैं। फिर अगला होता है हमारा नेटवर्क संगठन। क्या है नेटवर्क संगठन? नेटवर्क संगठन सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कोई एक बड़ी फर्म है जो किसी एक शहर में स्थापित है, लेकिन उसके कई सारे कार्य अलग अलग शहरों में फैले हुए हैं। तो जब एक मेन फर्म से छोटे छोटे अन्य शहरों में फैले हुए उसके जो कार्यालय हैं, उसके जो डिपार्टमेंट हैं, वो नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं। या एक मूल फर्म है जिसके कार्यों को कई भागों में बांटा है और उसने अपने कार्यों को अलग अलग छोटे छोटे शहरों की छोटी छोटी कंपनियों को बांट दिया है। तो इस तरह से जो अन्य छोटे छोटे शहरों के संगठन या छोटे छोटे शहरों के फर्म मूल संगठन से या मूल फर्म से जुड़े हुए रहते हैं, उसको हम कहते हैं नेटवर्क संगठन या नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। ये जो साचा संगठन होता है, याद रखना, इसको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से प्रोजेक्ट और कार्यात्मक का मिक्स है, मिक्सचर रूप हमें दिखाई इसमें देता है। अब हम एक एक करके अलग अलग संगठनों की चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा आता है, जैसा कि अभी हमने चर्चा की, सबसे पहला संगठन हमारा क्या है? रेखा संगठन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हमने चर्चा की, क्या होता है, एक रेखा में संगठन विकसित होता है। इसका विकास कब होता है? जब कार्यों में वृद्धि होती है, और कार्यों में वृद्धि के साथ साथ जो प्रबंधक है वो अपने नीचे अन्य उप प्रबंधकों की नियुक्ति करता चला जाता है। ये जो रेखा संगठन है, इसको हम परंपरागत संगठन भी कहते हैं, क्योंकि ये परंपरागत रूप से हमेशा से विकसित किया जाता रहा है। चूंकि इस संगठन में अर्थात रेखा संगठन में
जो है वो नियंत्रण बहुत आसान होता है और आदेश की एकता रहती, क्योंकि एक ही उसके ऊपर का अधिकारी होता है, वो अपने नीचे के अधिकारी को आदेश देता है, फिर नीचे का जो अधिकारी वो अपने नीचे के कर्मचारियों को आदेश देता है। इस तरह से ये इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें आदेश की एकता होती है, आदेश की एकता रहती है और ये बहुत ही सरल संगठन होता है। कैसा संगठन होता है? सरल संगठन होता है। ये जो रेखा संगठन है इसी आधार पर सेना जो होती है वो नियोजित होती है। यह सेना का जो संगठन होता है वो रेखा संगठन ही होता है, इसलिए इसको सैनिक संगठन भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? सैनिक संगठन या सैनिक पद्धति संगठन। सवाल आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसे सैनिक पद्धति वाला संगठन कहा जाता है? तो सैनिक पद्धति वाला संगठन कौन सा है? रेखा संगठन। यह सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रेखा संगठन को किसी अन्य नाम से और किसी नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो वो है सेना संगठन। इसका दूसरा नाम क्या है? सेना संगठन है। फिर आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित प्रारूपों में सबसे सरल और परंपरागत प्रारूप कौन सा है? तो सबसे सरल और परंपरागत प्रारूप कौन सा है? रेखा संगठन ही है। ऐसा कौन सा संगठन है जिसमें आदेश की एकता होती है? तो चूंकि इसमें क्या होता है, हमने जैसा कि कहा यहां पर कौन है? सबसे पहले यहां पर है मालिक। मालिक जो है वो अपने नीचे किसको नियुक्त करता है? एक जो महाप्रबंधक है। फिर ये जो महाप्रबंधक है ये अपने नीचे किसको नियुक्त करता है? प्रबंधक को नियुक्त करता है। फिर इसके नीचे ये जो प्रबंधक है ये किसको नियुक्त करता है? तो ये उप प्रबंधक को नियुक्त करता है। फिर ये जो उप प्रबंधक है ये किसको नियुक्त करता है? तो ये यहां पर सहायक प्रबंधक को नियुक्त करता है। आ रही बात समझ में? तो एक सरल रेखा इसमें होती है और जो मालिक है वो महाप्रबंधक को आदेश देगा, महाप्रबंधक प्रबंधक को, प्रबंधक उप प्रबंधक को, उप प्रबंधक सहायक प्रबंधक को आदेश देता है। इसलिए इसमें क्या होती है? आदेश की एकता होती है। इसका विकास कब होता है? आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संगठन प्रारूप है जिसका निर्माण कार्यवृद्धि के साथ होता है? तो रेखा संगठन का विकास कैसे होता है? कार्यवृद्धि के साथ ही होता है। एक सरल रेखा में इसका विकास होता चला जाता है। ये था हमारा रेखा संगठन। इसके लक्षण भी हमने समझ लिए। ये बहुत सरल है और इसमें आदेश की एकता बनी रहती है, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी है। रेखा संगठन की कुछ कमियां भी है। कमियों को हम समझें। सबसे पहले इसकी कमी क्या है? तो इसमें कार्यभार अधिक होता है। कार्यभार अधिक होता है। जैसे जरा समझो, मालिक का अपना काम बढ़ा तो उसने महाप्रबंधक को दे दिया। अब महाप्रबंधक ने यह काम प्रबंधक को दे दिया। प्रबंधक से यह काम कहां, उसी का काम कहां आ गया? उप प्रबंधक के पास। लेकिन यहां पर याद रखना, जो जिस क्रम में अलग अलग प्रबंधक नियुक्त हैं उनके नीचे के सारे कार्यों के लिए जिम्मेदार वही होते हैं। इसलिए इसमें कार्य का बोझ हमेशा प्रबंधक के ऊपर बना रहता है। यहां पर ये जो प्रबंधक है, अगर मान लो ये जो उद्योग का मालिक है, अगर कोई उद्योग है मान लो हमने कह दिया, तो इस उद्योग के संबंध में इस महाप्रबंधक के पास वो सारे काम होंगे। जैसे उत्पादन की जिम्मेदारी भी होगी, लेखांकन की जिम्मेदारी भी होगी, विक्रय की जिम्मेदारी भी होगी, कार्यों की गुणवत्ता को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी होगी। वही सारी जिम्मेदारी इस प्रबंधक पे भी होगी, वही सारी जिम्मेदारी इस उप प्रबंधक पर भी होगी। क्लियर है? क्योंकि इसमें कार्यों का बंटवारा तो हुआ नहीं है, इसलिए इसमें कार्यभार अधिक होता है। फिर इसकी दूसरी सबसे बड़ी कमी जो है, इसमें जो प्रबंधक होते हैं वो दक्ष नहीं होते। इसमें प्रबंधक जो हैं वो दक्ष नहीं होते। इसका सीधा सा कारण ये है क्योंकि जैसे जैसे काम बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रबंधकों की नियुक्ति होती चली जाती है, और जब प्रबंधकों की नियुक्ति होती चली जाएगी तो कहीं ना कहीं जो प्रबंधक है वो आपके नीचे उप प्रबंधक को नियुक्त करेगा, तो इसकी किसी विशेष योग्यता को नहीं देखेगा, अपने अधीनस्थों को ही वो क्या कर देगा? उप प्रबंधक के रूप में नियुक्त कर देगा। तो कहीं ना कहीं रेखा संगठन में जो है वो दक्षता की कमी हमें देखने को मिलती है। फिर हम बात करें, प्रत्यक्ष संपर्क इसमें नहीं होता।
प्रत्यक्ष संपर्क नहीं, क्योंकि देखो जरा ये ढांचा हमें दिखाई दे रहा है, ये सहायक प्रबंधक है। अब इस सहायक प्रबंधक के नीचे यहां पर हो सकता है श्रमिक काम करते हों या कुछ सुपरवाइजर होंगे, उन सुपरवाइजर के नीचे यहां पर श्रमिक काम कर रहे हैं। अब अगर इस श्रमिक को कोई बात अपने मालिक तक पहुंचानी है या मालिक को कोई बात इस श्रमिक तक पहुंचानी है, तो सीधे तो ये बात पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि इसके बीच में तो कई सारे प्रबंधक है। इसलिए रेखा संगठन में प्रत्यक्ष संपर्क की कमी होती है, इसमें प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता। फिर इसकी एक और जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि इसमें निर्णय में देरी होती है। निर्णय में देरी क्यों होती है? क्योंकि इसमें एक के बाद एक यह सूचना ऊपर पहुंचेगी, उसके बाद मालिक तक जाएगी, मालिक उसका निर्णय लेगा, फिर उस आदेश को वो एक एक करके नीचे तक पहुंचाएगा। इसलिए स्वाभाविक रूप से रेखा संगठन में एक कमी जो होती है वो निर्णय में देरी की होती है। फिर हम एक बात और कर सकते हैं कि ये जो संगठन बना है इसमें एक के बाद एक नीचे प्रबंधकों की नियुक्ति हो रही है, और यहां पर जो प्रबंधकों की नियुक्ति हो रही है वो जैसे मालिक ने अपने खास व्यक्ति को महाप्रबंधक बना दिया, फिर महाप्रबंधक ने अपने खास व्यक्ति को प्रबंधक बना दिया, प्रबंधक ने अपने खास व्यक्ति को उप प्रबंधक बना दिया, उप प्रबंधक ने अपने खास व्यक्ति को क्या बना दिया? सहायक प्रबंधक बना दिया। इसलिए इसमें दक्षता की भी कमी होती है और इसमें क्या होता है? पक्षपात भी खूब होता है। तो पक्षपात भी इसमें मौजूद होता है, और जहां पर पक्षपात होगा और दक्षता नहीं होगी तो धीरे धीरे संगठन क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा, अनुपयोगी हो जाएगा। एक और जो सबसे बड़ी इसकी कमी है वो है कि बड़े संगठनों के लिए, बड़े संगठनों में उपयोगी नहीं। यह जो बड़े उद्योग होते हैं वहां पर इसकी उपयोगिता शून्य हो जाती है। ये केवल छोटे या एकल व्यापारों में ही लागू होता है, या एकल व्यापारी जो व्यापारिक संगठन जो होते हैं, व्यापारिक काम होते हैं, वहीं पर रेखा संगठन अच्छे से काम कर सकता है। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई। अब इसके बाद हम देखें तो अगला हमारा है कार्यात्मक संगठन। कार्यात्मक संगठन के बारे में हम देखें, सबसे पहला तो इसको किसके द्वारा विकसित किया गया? टेलर के द्वारा विकसित किया गया। एक सवाल सीधा पूछा जा सकता है कि टेलर के द्वारा कौन सा संगठन प्रारूप विकसित किया गया? तो टेलर के द्वारा कार्यात्मक संगठन प्रारूप विकसित किया गया। कार्यात्मक संगठन क्या होता है? तो ऐसा संगठन जिसमें कार्यों का क्या किया जाता है? वर्गीकरण कर दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? कार्यों का वर्गीकरण कर दिया जाता है, और एक व्यक्ति को एक ही कार्य दिया जाता है। एक व्यक्ति को एक ही कार्य दिया जाता है। जब एक व्यक्ति को एक ही कार्य दिया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से ऐसे संगठन में दक्षता का क्या हो जाएगा? विकास होगा। क्या होगा? दक्षता का विकास होगा। इसीलिए दक्षता का विकास होगा तो इसमें दक्ष प्रबंधकों की नियुक्ति भी होती है। क्या होती है? दक्ष प्रबंधकों की नियुक्ति। अब देखिए जरा, कार्यात्मक संगठन क्या? तो नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसा संगठन जिसमें पूरे के पूरे संगठन के कार्यों को क्या कर दिया जाता है? अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी कि एक उत्पादन विभाग होगा, एक विक्रय विभाग होगा, एक विपणन विभाग होगा, एक लेखा विभाग होगा, एक अंकेक्षण विभाग होगा। तो अलग अलग सारे के सारे क्या होंगे? हमारे यहाँ पर विभाग होंगे। और इसमें जब ये अलग अलग विभाग हैं तो अलग अलग व्यक्तियों को यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा अलग अलग कार्य के लिए। जब अलग अलग व्यक्तियों के अपने स्पेसिफिक कार्य होंगे तो उनमें वो कार्य करते 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 लगातार क्या हो जाएंगे? कार्यों में दक्ष हो जाएंगे। जब कार्यों में दक्ष हो जाएंगे तो उनके नियंत्रण के लिए भी किसकी आवश्यकता होगी? दक्ष प्रबंधकों की आवश्यकता होगी। और जब दक्ष प्रबंधक यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे और अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग व्यक्ति है तो इसमें उत्तरदायित्व भी
निश्चित कर दिया जाता है या उत्तरदायित्व भी क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना कार्य है। जब उत्तरदायित्व निश्चित हो जाता है तो कार्यात्मक संगठन में नियंत्रण भी क्या हो जाता है, नियंत्रण भी मजबूत हो जाता है। क्योंकि यदि मान लो मैं कार्यात्मक संगठन का हिस्सा हूं और मेरा कोई एक निश्चित कार्य सौंप दिया जाता है मुझे, कि मुझे उत्पादन का कार्य दिया गया है। अब उत्पादन का कार्य दिया गया है, अगर गुणवत्तापूर्ण उत्पादन नहीं होगा तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी, मेरे ऊपर होगी। तो मेरे ऊपर जो उच्च प्रबंधक है वो आसानी से नियंत्रण रख सकते हैं। ये कार्यात्मक संगठन की विशेषता होती है। अब जबकि हम बात करें कार्यात्मक संगठन की विशेषताओं की, लक्षणों की, तो इसकी भी कुछ ना कुछ कमियां होती ही होती है। जैसे कार्यात्मक संगठन की सबसे बड़ी कमी अगर हम देखेंगे तो इसमें अनुशासन की कमी होती है। देखो अनुशासन की कमी कैसे होती है, तो हमने कहा कि एक उत्पादन विभाग है, एक खरीदी विभाग है, एक विक्रय विभाग है, एक लेखा विभाग है। हर विभाग के अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विभाग है, अलग अलग विभाग के लोग हैं और उनके प्रबंधक भी क्या हैं, अलग अलग हैं। तो जब अलग अलग विभाग हैं, उनके प्रबंधक भी अलग अलग हैं, हर एक विभाग का अपना एक उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य के लिए जब वो काम करेंगे तो आपस में अलग अलग विभागों में क्या हो सकता है, टकराव हो सकता है। जब अलग अलग विभागों में जो कि एक ही उद्योग के हिस्से हैं उनमें अपने उद्देश्यों को लेकर के टकराव होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हो जाता है, अनुशासन की कमी हो जाती है। फिर इसमें आदेश की एकता का अभाव होता है, आदेश की एकता का अभाव होता है स्वाभाविक रूप से, क्योंकि अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग विभागों के अलग अलग प्रबंधक हैं और इसमें कई सारे प्रबंधक अपने अपने विभाग से संबंधित लोगों को क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। लेकिन निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं वो क्या हो जाते हैं, इस रूप में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रबंधकों के जो आदेश होंगे वो श्रमिकों पर तो एक रूप से लागू होंगे। जब श्रमिकों को उन्हीं आदेशों के अनुसार काम करना है, तो जब कभी अलग अलग प्रबंधक अलग अलग आदेश दे देते हैं या कोई विरोधाभासी आदेश वहां पर दिया जाता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, आदेश की एकता का अभाव हो जाता है और संगठन का कार्य इससे क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। फिर हमने कहा कि इसमें अलग अलग विभाग होंगे, अलग अलग विभागों में कई सारे कर्मचारियों की नियुक्ति होती है, इसलिए ये जो कार्यात्मक संगठन है या कार्यात्मक संगठन का प्रारूप है ये खर्चीला भी होता है, इसमें कॉस्टिंग ज्यादा आती है। और एक आखिरी कमी अगर हम देखें इसमें, तो इसमें मतभेद भी होते हैं, क्योंकि अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग विभागों के अलग अलग दायित्व हैं और उनके अपने उद्देश्य हैं। हर विभाग अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। जैसे हमने कहा कि एक खरीदी विभाग है, उसे यह बोला गया कि कम से कम कीमत में आपको अच्छा से अच्छा माल खरीदना है। अब यदि मान लो खरीदी विभाग जो कच्चा माल खरीदता है वो ये चाहता है कि वो सस्ते से सस्ता कच्चा माल खरीदे, ताकि जो कंपनी के मालिक है वो ये अप्रिशिएट करे इस बात को कि यह प्रबंधक सबसे सस्ते में कच्चा माल लेके आया, बहुत अच्छा किया। तो ऐसा वो चाहता है, इसलिए वो सस्ते से सस्ता कच्चा माल खरीद के लेके आएगा। लेकिन जब वो सस्ता माल खरीदने के चक्कर में गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज कर लेगा और कमजोर गुणवत्ता का कच्चा माल लेके आ जाएगा, तो इससे जो उत्पादन विभाग में लगा हुआ प्रबंधक है वो गुणवत्ता युक्त उत्पादन नहीं कर पाएगा, क्योंकि कच्चा माल खराब होगा तो जो माल बनेगा वो भी कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो जो उत्पादक विभाग का प्रबंधक है उसका कार्य है अच्छी गुणवत्ता का माल उत्पादित करना, लेकिन जो कच्चा माल खरीदने वाला विभाग अध्यक्ष है, प्रबंधक है, वो चाहता है कि सस्ते से सस्ता माल खरीदना, सस्ते से सस्ता कच्चा माल खरीदना। तो इनके उद्देश्यों में क्या हो गई, भिन्नता हो गई, इनके जो मत हैं वो क्या हो गए, भिन्न हो गए। इस तरह से मतभेद कार्यात्मक संगठन में खूब सारे होते हैं और ये इस संगठन की एक सबसे बड़ी कमी है। अगला हम देखें तो एक संगठन हमें दिखाई देता है जिसकी चर्चा की हमने, प्रोजेक्ट प्रारूप वाला संगठन। अब नाम से हमें समझ में आता है प्रोजेक्ट प्रारूप वाले संगठन में क्या हो रहा है
तो विशेष कार्य या प्रोजेक्ट के लिए इसकी स्थापना की जाती है। प्रोजेक्ट विशेष या कार्य विशेष के लिए जब संगठन बनाया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट संगठन, या कहीं ना कहीं उसको एक विशेष उद्देश्य के लिए ही निर्मित किया जाता है, इसलिए इसे उद्देश्य परक भी हम कह सकते हैं, उद्देश्य परक संगठन भी कह सकते हैं। अब हो क्या रहा है कि जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लें, अभी जैसे कि हमने मेट्रो का लिया तो हम कंस्ट्रक्शन का ले सकते हैं। एक कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो ब्रिज कंस्ट्रक्शन का एक प्रोजेक्ट लेती है, ब्रिज उसे बनाना है। अब ब्रिज बनाना है तो इस ब्रिज बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी एक प्रबंधक नियुक्त कर देती है, इसे स्पेशल अधिकार दिए जाते हैं कि आपको इंदौर जाना है, वहां जाकर के एक ब्रिज बनाना है, उस ब्रिज का, क्योंकि इस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने क्या लिया है, ठेका लिया है। अब ये प्रबंधक, जिसको हम प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट प्रबंधक भी कहते हैं, ये कहां जाएगा, इंदौर जाएगा, वहां पर वो सारी चीजों का अवलोकन करेगा और उस ब्रिज बनाने में कितने लोगों की और किस किस गुणवत्ता के और किस किस विशेषज्ञता के लोगों की आवश्यकता होगी, उन सब लोगों को क्या करेगा, हायर करेगा, वहीं पर हायर करेगा और वहीं पर उस कंस्ट्रक्शन का काम को पूरा करेगा या ब्रिज के निर्माण का कार्य जो है वो पूरा करेगा। ये जो प्रबंधक होता है प्रोजेक्ट संगठन में, इस प्रबंधक के पास क्या होते हैं, संपूर्ण अधिकार होते हैं। क्या होते हैं, संपूर्ण अधिकार होते हैं। साथ ही साथ संपूर्ण अधिकार के साथ इस प्रोजेक्ट प्रारूप संगठन में संपूर्ण उत्तरदायित्व भी होते हैं। संपूर्ण अधिकार और संपूर्ण उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए इसमें बजट भी दिया जाता है कि ये आपका बजट है, इस बजट में इन कार्यों को आपको पूरा करना है, इन कार्यों को पूरा करने के लिए आपके पास ये सारे के सारे अधिकार हैं और इन सारे कार्यों को पूरा करने के संबंध में एक समय सीमा तय की जाती है। उस समय सीमा के साथ उस प्रोजेक्ट मैनेजर के उत्तरदायित्व भी तय कर दिए जाते हैं। क्लियर है? तो हमने क्या बताया, प्रोजेक्ट प्रारूप विशेष कार्य के लिए गठित किया जाता है। इसमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट प्रबंधक की नियुक्ति की जाती है, जिसे संपूर्ण अधिकार दिए जाते हैं, संपूर्ण उत्तरदायित्व दिए जाते हैं तथा उसे ये कार्य पूरा करने के लिए पूरा एक बजट भी निश्चित करके दिया जाता है। अब प्रोजेक्ट संगठन के बाद हम बात करें तो अगला हमारा संगठन आता है साझा संगठन। साझा संगठन जिसे हम मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो साझा संगठन है ये एक मिश्रित रूप है, मिश्रित प्रारूप है। किसका? तो दो अलग अलग प्रारूपों का। एक प्रारूप है जिसे हम कहते हैं कार्यात्मक प्रारूप या कार्यात्मक संगठन, दूसरा है हमारा प्रोजेक्ट प्रारूप, प्रोजेक्ट संगठन। इन दोनों का मिश्रित रूप ही क्या है? साझा संगठन या मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। हम सबको यह भी पता है, अभी हमने जैसे डिस्कशन किया है कि कार्यात्मक संगठन में क्या होता है कि पूरे संगठन को अलग अलग कार्यों में वर्गीकृत कर दिया जाता है। ये जो वर्गीकृत कार्य हैं इनके लिए, या यूं कह दें कि प्रत्येक अलग कार्य के लिए, अलग कार्य के लिए अलग व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, अलग व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, अर्थात हर कार्य के लिए एक अलग व्यक्ति होता है। ये कार्यात्मक संगठन की विशेषता है। प्रोजेक्ट संगठन में क्या होता है? तो इसमें कार्य विशेष के लिए संगठन बनाया जाता है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि इंदौर में मेट्रो रेल के लिए कोई प्रोजेक्ट मैनेजर नियुक्त किया जाता है, वो इंदौर में आता है, फिर मेट्रो रेल के निर्माण के लिए उसे जिन जिन लोगों की आवश्यकता होती है उन लोगों को नियुक्त करता है और फिर
अपना ऑर्गेनाइजेशन बना के काम शुरू करता है। वैसे ही जैसा कि अभी हमने ब्रिज के बारे में भी आपसे जस्ट अभी हमने चर्चा की नेटवर्क में, कि ब्रिज बनाने के लिए भी एक व्यक्ति आता है, फिर वो जो मैनेजर होता है उसे आवश्यक उत्तरदायित्व दिए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं, उसको एक बजट दिया जाता है, फिर अपनी कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार वह प्रोजेक्ट मैनेजर लोगों को नियुक्त कर लेता है। ये नेटवर्क संगठन की विशेषता है, सॉरी प्रोजेक्ट संगठन की विशेषता है। अब इन दोनों की जो विशेषताएं वो किस में पाई जाती है? साझा संगठन में पाई जाती है। जैसे होता क्या है साझा संगठन में कि पहले से ही अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त कर दिया जाता है, और अलग अलग लोगों को कार्य करवाने के लिए या अलग अलग लोगों के कार्यों में समन्वय करने के लिए कई स्तरों के प्रबंधक भी नियुक्त कर दिए जाते हैं एक कंपनी के अंदर। अब वह कंपनी क्या करती है? प्रोजेक्ट लेती है। क्या करती है? प्रोजेक्ट लेती है, और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर एक टीम अपने यहां जो पहले से नियुक्त है उसे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर भेज देती है। तो प्रोजेक्ट लिया उसने, उस प्रोजेक्ट पर पहले से जो टीम है उस टीम को क्या कर देगी? वो भेज देगी। ठीक है, तो कार्यात्मक और प्रोजेक्ट दोनों के लाभ इसमें मिल जाते हैं। अब यहां पर एक बात हमें देखना है, इसकी जो विशेषता है साझा संगठन की, कि जितनी भी व्यावसायिक जिनको हम कहते हैं कि अवसर, ठीक है, व्यावसायिक अवसर जो हैं, अवसरों को भुना सकते हैं किसमें? यदि आपके संगठन में क्या है? साझा संगठन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अगर मान लो आप कोई प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, आपके पास टीम तो है नहीं, किस में? प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में या प्रोजेक्ट ढांचे में या प्रोजेक्ट प्रारूप में। इसमें क्या करोगे आप? पहले प्रोजेक्ट लोगे, बाद में लोगों को नियुक्त करोगे, तो इससे क्या होगा? विलंब होगा। ठीक है, फिर उसी तरह से जो कार्यात्मक संगठन होता है वो एक स्थान विशेष पर ही कार्य करने के लिए बना लिया जाता है, उसमें मूवेबिलिटी नहीं होती है, उसमें जो एक स्थान परिवर्तन का गुण होता है वो नहीं होता है। लेकिन इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो वो साझा संगठन बन जाता है। साझा संगठन में क्या है कि इसमें आपने पहले ही एक संगठन बनाया हुआ है, लोगों को नियुक्त किया हुआ है, अलग अलग कार्यों का उनको जिम्मेदारी दी हुई है, लेकिन अब आपके पास जैसे ही कोई व्यावसायिक अवसर आता है तुरंत आप उस प्रोजेक्ट को लेते हो और उस प्रोजेक्ट पर अपनी टीम को वहां पर भेज देते हो। इससे क्या होता है? व्यावसायिक लाभ आपको अच्छा मिल जाता है। तुरंत आप प्रोजेक्ट लेकर के वहां पर टीम डिप्लॉय कर सकते हो और अपना काम शुरू कर सकते हो। एक सबसे बड़ी विशेषता है साझा संगठन की। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह है कि इसमें जो लोग लगे होते हैं, ये जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी को निकाले जाने का भय नहीं होता। निकाले जाने का भय नहीं। जैसा कि हमने कहा जो प्रोजेक्ट संगठन होते हैं इनमें पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विशेष के लिए लोगों को नियुक्त किया जाता है। अब जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म होता है लोगों को बाहर कर दिया जाता है, तो हमेशा प्रोजेक्ट संगठन में लोगों को निकाले जाने का भय बना रहता है। किंतु जब साझा संगठन होगा तो इसमें लोगों को निकाले जाने का किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। वो अपने कार्यों को बेहतर ढंग से यहां पर करते रहते हैं। ये हमारा है साझा संगठन। अगला हम बात करें तो आता है नेटवर्क प्रारूप संगठन। नेटवर्क प्रारूप संगठन में क्या होता है? तो जैसा कि हम पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं हल्की फुल्की, कि इसमें क्या होता है? एक मुख्य फर्म होती है। क्या होती है? एक मुख्य फर्म होती है। उस मुख्य फर्म से, इस मुख्य फर्म से क्या होता है कि नेटवर्क के माध्यम से कई अन्य फर्में जुड़ी होती हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले कि अगर मान लो एक मुख्य फर्म है, एक एग्जाम्पल हम यहां ले रहे हैं मोबाइल बनाने की कंपनी। अब ये मोबाइल बनाने की जो कंपनी है वो क्या करेगी
कि मोबाइल बनाने के लिए, जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया, सैमसंग एक कंपनी है जिसको तो हम सब जानते हैं, एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी है। ये क्या करती है, मोबाइल को बनाती है। लेकिन मोबाइल में क्या क्या कंपोनेंट लगते हैं तो हम सबको पता है किसकी जरूरत होती है, एक अच्छे कैमरे क्वालिटी की जरूरत होती है, एक स्क्रीन की जरूरत होती है, फिर एक बॉडी की जरूरत होती है, हमें पता है एक अच्छी क्वालिटी की बैटरी की जरूरत भी इसके अंदर होती है। अब देखो जरा, ये जो सैमसंग है या तो ये ब्रांडिंग भी करे, मोबाइल को असेंबल भी करे और ये सारे सामान बनाए भी, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन जब नेटवर्क प्रारूप संगठन बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि सैमसंग कंपनी केवल क्या करेगी, इन सारे कंपोनेंट को असेंबल करेगी, ऊपर अपना नाम चिपकाएगी और बेचना शुरू कर देगी। अर्थात इसका मूल काम क्या हो जाएगा, ब्रांडिंग करना और नए नए सॉफ्टवेयर इजाद करना, ताकि मोबाइल को चलाने की नई नई फीलिंग उपभोक्ता महसूस कर सके। ठीक है, तो ये केवल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने का काम करेगी, नया नया इंटरफेस डेवलप करेगी सैमसंग कंपनी, मार्केटिंग पे काम करेगी। बाकी जो अच्छी क्वालिटी के कैमरे बनाते हैं उस कंपनी को हायर कर लेगी। कौन सी कंपनी, तो मान लो ए कंपनी है जो बहुत अच्छे कैमरे बनाती है, तो सैमसंग बोलेगी आप हमारे लिए फ्रंट और बैक कैमरा बनाइए। स्क्रीन बनाने वाली कंपनी तो एक वाई कंपनी है, इस वाई कंपनी को बोल दिया सैमसंग ने कि आप हमारे लिए अच्छी बेहतर क्वालिटी की स्क्रीन बनाइए। एक जेड कंपनी है जो क्या बनाती है, अच्छी मोबाइल की बॉडी बनाती है जो आसानी से क्रैक नहीं होती है, तो जेड कंपनी को यह काम मिल गया। एक बी कंपनी है जो क्या बनाती है, बेहतर बैटरी बनाती है जो लंबे समय तक चलती है, फूलती नहीं है, उसको बैटरी बनाने का काम दे दिया सैमसंग ने। अब क्या है, ये एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, सब कंपनियां अपने अपने काम कर रही हैं, अपने काम करके मुख्य कंपनी में भेजती है, सैमसंग इन सब चीजों को असेंबल करती है और मोबाइल को मार्केट में बेचना शुरू कर देती है। इसे कहते हैं हम नेटवर्क प्रारूप संगठन। आ रही बात समझ में, नेटवर्क प्रारूप संगठन। अब यदि मान लो मैं आपसे कहूं कि ये जो नेटवर्क प्रारूप संगठन है इसके लाभ क्या है, नेटवर्क संगठन के लाभ क्या है, तो सबसे पहला सबसे प्रमुख लाभ तो यह है कि इसमें क्या आती है, जैसा कि अभी हमने बताया, कार्यकुशलता। सैमसंग को पता है कि कौन सी कंपनी अच्छी क्वालिटी के कैमरे बनाती है, कौन सी कंपनी अच्छी क्वालिटी की स्क्रीन बनाती है, उनसे वो अपने कार्य करवाएगी, इससे कार्यकुशलता का विकास होता है। क्लियर है। अब कार्यकुशलता का विकास होता है, इसके साथ और क्या होगा, तो जो मूल कंपनी है, जैसे जो सैमसंग कंपनी थी, जो मूल कंपनी है, हम ऐसा लिखते हैं, मूल कंपनी में कर्मचारी कम हो जाते हैं, क्योंकि उसने क्या कर दिया, अपने कार्यों को बांट दिया। जब मूल कंपनी में कर्मचारी कम हो जाएंगे तो उन पर नियंत्रण क्या हो जाएगा, नियंत्रण क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जो नेटवर्क संगठन होता है इसमें मूल कंपनी के अंदर कर्मचारियों की कमी होने से नियंत्रण जो होता है वो बहुत आसान हो जाता है। फिर हम बात कर सकते हैं कार्यभार में कमी की, जैसा कि पहले सैमसंग कंपनी कैमरा, स्क्रीन, बैटरी और बॉडी सब कुछ बना रही है, सॉफ्टवेयर भी बना रही है, मार्केटिंग भी कर रही है, तो इससे बहुत सारे कार्य सैमसंग कंपनी के ऊपर आते हैं। लेकिन जब वो अलग अलग फर्मों को अलग अलग कार्य सौंप देती है तो उसके मूल कार्य पे वो ध्यान दे सकती है, अच्छी गुणवत्ता का सॉफ्टवेयर वो इंटरफेस वो विकसित कर सकती है, इससे कार्यभार में क्या होती है, कमी होती है। फिर हम बात कर सकते हैं जो नेटवर्क संगठन होता है उसमें लचीलापन होता है। ये लचीलापन कैसा, कि अगर मान लो आपने कोई बी कंपनी को बैटरी बनाने का काम दिया और अगर बी कंपनी ठीक ढंग से काम नहीं करती है तो कल को सैमसंग कंपनी किसी नई कंपनी से बैटरी बनवाने का काम कर सकती है, तो वो अपनी गुणवत्ता बनाए रखती है और इसमें लोग जिनसे वो काम करवा रही है उनके बीच में लोचशीलता बनी रहती है, वो सभी लोग अपना अपना कार्य बेहतर ढंग से करने का काम करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि नेटवर्क संगठन में केवल लाभ ही लाभ है, कुछ हानियां भी हो सकती है। क्या हानियां हो सकती है, तो सबसे बड़ी हानि तो ये है इसकी
कि इससे समन्वय का अभाव होता है। समन्वय का अभाव होता है का मतलब यह है कि स्वाभाविक रूप से जब अलग अलग फर्मों को सैमसंग कंपनी ने अपने काम सौंप दिए हैं, अलग अलग भागों में बांट दिए हैं, जब ये सारे के सारे कार्य बांट दिए गए हैं तो अलग अलग फर्म अपने अपने स्तर पे काम करती है। अलग अलग फर्म में कई सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो सब अपने अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं, उनके पास उनके अधिकार भी हैं। लेकिन अलग अलग फर्म जो किसी एक मूल कंपनी के लिए काम करती, उनके बीच में आपस में कोई समन्वय नहीं होता है। जब समन्वय नहीं होता है तो स्वाभाविक रूप से कई बार कंपनियों को हानि भी उठानी पड़ती है और कई बार नुकसान भी मूल कंपनी को इससे हो जाता है। फिर हम बात करें हानियों में क्या हो सकता है, तो कार्यकुशलता पर इससे प्रभाव पड़ता है। जैसे हमें पता है कि जैसे हम इसके पहले ये बात कर ले, नियंत्रण में कठिनाई। जैसे ये मूल कंपनी है सैमसंग, इसके अंदर बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है। अब इन कंपनियों के अंदर कितने कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, कर्मचारी की गुणवत्ता योग्यता कितनी है, ये इस सैमसंग को पता ही नहीं है। जब सैमसंग को नहीं पता है तो स्वाभाविक रूप से सैमसंग इन पर नियंत्रण भी नहीं रख पाती, तो नियंत्रण में थोड़ी कठिनाई होती है। और साथ ही साथ जब मूल कंपनी का इन अन्य सब्सिडरी कंपनियों पर कोई बेहतर नियंत्रण नहीं है, तो वहां पर अच्छे लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका प्रभाव भी मूल कंपनी पर पड़ता है। तो वहां की जो कार्यकुशलता वो बेहतर है या नहीं, अच्छे लोग वहां हायर किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, इसका पता मूल कंपनी को नहीं चल पाता है, और जिसका प्रभाव अंततः हम कहें कि मूल कंपनी की कार्यकुशलता पर पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नेटवर्क संगठन। ठीक है, अब जितने भी संगठन थे, चाहे हम शुरुआत से बात करें तो रेखा संगठन, फिर उसके बाद हमने देखा कार्यात्मक संगठन, फिर नेटवर्क संगठन की, फिर हमने बात कही प्रोजेक्ट संगठन की, फिर सांचा संगठन और अंततः नेटवर्क संगठन। तो जितने भी संगठन के प्रारूप है उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। फिर ये तो सारी चीजें हमने पढ़ ली है, स्लाइड में एक बार आप चाहें तो अच्छे से देख लेना। अगला हमारा जो टॉपिक है इसमें वो है विभागीकरण। विभागीकरण से, जैसा कि नाम से हमें समझ में आ रहा है कि जब कार्यों को अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है, जिससे कार्य की गुणवत्ता भी बनी रहे, जिससे उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया जा सके तथा नियंत्रण आसान हो सके। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है, अलग अलग विभागों में कार्यों को बांट दिया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विभागीकरण कहा जाता है। अब किसी भी संगठन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, व्यावसायिक हो, गैर व्यावसायिक हो, आर्थिक हो, अनार्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, हर संगठन में अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग विभाग होते ही होते हैं। अब हम ये समझें कि आखिर किसी भी संगठन में विभागीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सबसे पहले सीधी सी बात है, श्रम विभाजन के लिए। सिंपल सी बात है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग कार्य सौंप दिया जाता है, और जब अलग अलग लोगों को अलग अलग कार्य सौंप दिया जाता है तो उसके संबंध में उन सबके उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिए जाते हैं। जब अलग अलग कार्य अलग अलग व्यक्तियों को सौंप दिया, उनको उसके उत्तरदायित्व सौंप दिए, तो इससे क्या होगा, नियंत्रण आसान हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि एक व्यक्ति को क्या काम करना था, इसका कार्य क्या था, यह पहले से क्या है, पूर्व निर्धारित है। अब अगर मान लो ये एक्स इस कार्य को नहीं करता है, तो इस एक्स के खिलाफ क्या की जा सकती है, दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। अर्थात जहां पर विभागीकरण होता है वहां पर नियंत्रण अच्छा होता है, नियंत्रण आसान होता है। फिर हमने अलग अलग विभाग बना दिए, उनके कार्य सौंप दिए, उनके लिए निश्चित कर्मचारी नियुक्त कर दिए, कर्मचारियों का नियंत्रण करने के लिए हमने एक प्रबंधक नियुक्त कर दिया। अब क्या होगा कि वह प्रबंधक लगातार काम करता रहेगा अपने उसी विशेष विभाग में। इससे उस प्रबंधक का क्या होता है, विकास होता है, उसका भी डेवलपमेंट होता है। वो धीरे धीरे लोगों से बेहतर ढंग से कार्य लेना सीखता है और अपने डिपार्टमेंट को लगातार जो है वो कार्यक्षम बनाता रहता है, अपने डिपार्टमेंट की कार्यकुशलता में वृद्धि करने का प्रयास करता रहता है। और इन सारी चीजों का अंततोगत्वा संगठन को लाभ मिलता है और संगठन का क्या होता है, विकास होता है।
ये सारी चीजें कहीं ना कहीं विभागीकरण की आवश्यकता के संदर्भ में हम देख सकते हैं। आगे हम बात करें कि जो विभागीकरण होता है इसका क्या आधार हो सकता है, किस आधार पर विभाग बनाए जा सकते हैं या बनाए जाते हैं। जैसे सबसे पहला हमने कहा कार्यात्मक विभागीकरण, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। फंक्शनल का मतलब या कार्यात्मक का मतलब क्या होता है, तो सीधा हम कह सकते हैं कि समान कार्यों को या समान गतिविधियों को एक साथ मिला करके एक विभाग बना दिया जाए, इसे बोला जाता है कार्यात्मक विभागीकरण। जैसे आपके दिमाग में एक एग्जाम्पल हम ला सकते हैं कि जितने भी सरकारी विभाग होते हैं, ये सारे के सारे सरकारी विभाग किस आधार पर बटे होते हैं, तो कार्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर या विभागीकरण के आधार पर ही ये बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हमने कह दिया कि अलग अलग सरकार में जनसंपर्क विभाग, एक जनसंपर्क विभाग है, फिर हर संगठन में एक सरकारी में प्रिंट विभाग होता है, फिर एक वित्त विभाग होता है, फिर एक खरीदी विभाग होता है। आ रही बात समझ में? तो सरकार के अंदर भी अलग अलग विभाग होते हैं। ये सारे के सारे विभाग एक जैसे कार्यों से मिलकर के बने होते हैं और एक जैसे कार्यों से मिलकर के बने हुए विभागों का जो आधार है उसको हम कहते हैं क्रियात्मक या कार्यात्मक विभागीकरण। जैसे एक संगठन के अंदर हम कह सकते हैं उत्पादन विभाग है, क्रय विभाग है, लेखा विभाग है, कार्मिक विभाग है, जनसंपर्क विभाग है, आदि आदि हो सकते हैं। ये जो कार्यात्मक या क्रियात्मक विभागीकरण है इसके क्या लाभ है, तो इससे क्या होता है कि एक जैसे कार्यों को एक जगह हम कर देते हैं, इससे बेहतर ढंग से श्रम विभाजन हो जाता है। जब बेहतर ढंग से श्रम विभाजन होता है तो सभी प्रकार के संसाधन, चाहे वो मानवीय संसाधन हो या अन्य प्रकार के भौतिक संसाधन, इनका सर्वोत्तम उपयोग संभव हो पाता है। फिर जब हम अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त कर देते हैं और हर एक व्यक्ति की अपनी एक जिम्मेदारी होती है, तो ऐसे समय में या ऐसी स्थिति में समन्वय और नियंत्रण बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये कार्यात्मक विभागीकरण के गुण हैं। अब हम बात करें दोष की, आखिर क्या दोष है इसमें, तो हम देखते हैं कि यहाँ अलग अलग विभाग होते हैं, हर विभाग अपने अपने कार्यों के लिए अधिकार रखता है, दायित्व रखता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इनमें क्या होती है, विभागीय मनमानियां होती है। फिर हम बात करें अलग अलग विभाग की मनमानी होती है, इनमें थोड़ा सा समन्वय में कठिनाई भी उत्पन्न हो जाती है और किसी भी व्यक्ति के दायित्व को निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति इसमें अपने दायित्व को दूसरे व्यक्ति पर टाल देता है, इसलिए इसमें नियंत्रण कठिन हो जाता है। अब देखें हम कार्यात्मक विभागीकरण के अन्य दोषों को, तो जैसे इसमें एक आता है कि केवल एक व्यक्ति एक ही कार्य को करता है। जब किसी डिपार्टमेंट में या संगठन में लोगों को प्रमोट किया जाता है, पदोन्नति की जाती है, तो उसके कार्यों में विविधता आती जाती है। अब वो जिस डिपार्टमेंट में पहले से काम कर रहा था, बहुत सीमित उसके काम थे, जब उसका प्रमोशन होगा, कार्यों में विविधता आएगी, तो स्वाभाविक रूप से वो उन अन्य कार्यों में उतना दक्ष नहीं हो पाता है, तो दक्षता उसकी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। फिर हम बात करें कि जो क्रियात्मक या कार्यात्मक विभागीकरण है, ये एक सीमा के बाद किसी संगठन में कार्य नहीं कर सकता है, मतलब इसकी अपनी एक सीमा है, क्योंकि कार्यों का जो वर्गीकरण है, उपवर्गीकरण है, उसकी अपनी एक सीमा होती है। फिर कार्यात्मक विभागीकरण के अलावा हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन विभागीकरण, ठीक है, जिसे हम कहते हैं उत्पाद विभाग, या अलग अलग उत्पादन के संबंध में हमने क्या कर दिया, विभाग बना दिए। ठीक है, जैसे कोई एक संगठन है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल आपको बताया था मोबाइल कंपनी का, ये तो वो जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो नेटवर्क संगठन के संदर्भ में था। यही विभागीकरण के संदर्भ में भी हो सकता है कि सैमसंग कंपनी अलग अलग दूसरी कंपनियों को नहीं दे रही है, अब अपने अंदर ही कई सारे विभाग बना दिए उसने, कि बैटरी उत्पादन का विभाग है, फिर एक स्क्रीन उत्पादन का विभाग है, एक कैमरा उत्पादन का विभाग है, एक बॉडी उत्पादन का विभाग है, एक एप्लीकेशन उत्पादन का विभाग है। तो उत्पादन की अलग अलग जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के लिए अलग अलग जब विभाग बना दिया जाता है, तो इसी को कहते हैं हम उत्पादन का जो है विभागीकरण का आधार।
इसकी क्या विशेषता है या इसके क्या गुण हैं? तो इसमें प्रत्येक उत्पाद पर समान महत्ता दी जाती है या हर उत्पाद का समान महत्व स्थापित कर दिया जाता है। फिर इसमें यह है कि चूंकि हर विभाग हर प्रकार के उत्पादन के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार होता है, तो इसमें गुणवत्ता के लिए उस व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। जैसे हमने कह दिया कि स्क्रीन उत्पादन के लिए एक अलग विभाग था, अब इस विभाग का जो प्रबंधक है उस प्रबंधक को स्क्रीन की गुणवत्ता में अगर कोई कमी आती है तो इसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। फिर जो है बाहरी वातावरण के साथ उत्पादन विभागीकरण में सामंजस्य आसान होता है, क्योंकि अलग अलग विभाग अच्छी गुणवत्ता के साथ उत्पादन करना चाहते हैं, इसलिए बाहर जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे वो तकनीकी हो चाहे उपभोक्ताओं की डिमांड हो, उनके अनुसार चीजों को बनाते हैं, इसलिए बाहरी वातावरण के साथ सामंजस्य इसमें क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। उत्पादन विभागीकरण के कुछ दोष भी हैं, जैसे अधिक दक्ष प्रबंधकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो कार्य बांटे हैं हमने, जैसे हमने कहा स्क्रीन उत्पादन का विभाग, तो उस स्क्रीन की गुणवत्ता को समझने वाला एक प्रबंधक भी चाहिए, बहुत कैपेबल होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। अगर मान लो उसकी कार्यकुशलता नहीं है, वो दक्ष नहीं है, तो अपने विभाग को बहुत बेहतर ढंग से संभाल नहीं पाएगा। वहीं जब अलग अलग उत्पाद के लिए अलग अलग विभाग बना दिया जाता है, तो जितना ज्यादा अलग अलग विभागीकरण होगा उसको स्वाभाविक रूप से लागत पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, तो लागत इसमें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर हम बात करें भौगोलिक विभागीकरण। भौगोलिक विभागीकरण का मतलब यह है कि कोई एक कंपनी है, उसकी कई सारी शाखाएं अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे हमने कह दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI एक सरकारी बैंक है, या बैंक ही हम कह दें, क्या है, ये एक बैंक है। अब पूरे देश में SBI फैली हुई है, तो ये क्या कर रही है, इसकी कई सारी शाखाएं हैं, उन सभी शाखाओं में लगभग एक ही जैसी सुविधाएं ये देती हैं। जैसे अगर इंदौर के अंदर किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र की ब्रांच में आप जाओगे तो SBI के जो प्रोडक्ट हैं वो सब उस बैंक में आपको मिलेंगे। वहीं आप अगर मान लो इसी SBI बैंक की ब्रांच में जाओगे तमिलनाडु में, तो वहां पर भी वही सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे जो इंदौर की किसी SBI की शाखा में आपको मिलेंगे। तो जब एक कोई संगठन है, कोई कंपनी है, उसका कई शहरों में अलग अलग क्षेत्रों में उसका विस्तार है, वहां पर वो सुविधाएं दे रही है, कई प्रकार का उत्पादन कर रही है, तो इसको हम कहते हैं भौगोलिक विभागीकरण। ठीक है, देश विदेश में सभी जगह ये फैली रह सकती है। बीमा कंपनी, जैसे हम यहां पर बात कर सकते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम की, तो वो भी, उसके अंदर भी जो कार्यात्मक वर्गीकरण किया गया है, विभागीकरण किया गया है, वो है भौगोलिक विभागीकरण। इसके क्या लाभ हैं? तो सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसकी अलग अलग शाखाएं अलग अलग क्षेत्रों में फैली होती हैं, तो वहां के रीति रिवाज, फैशन और संस्कृति के अनुसार वो चीजों को ध्यान में रखती है और उसके अनुसार अपनी कार्य संस्कृति को बदल देती है। फिर चूंकि कई सारी ब्रांचों में कार्य बांट दिए जाते हैं और जो लोग सुविधा लेना चाहते हैं वो अपनी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मूल ब्रांच में ना जाते हुए उस सहायक ब्रांच में जाकर के अपनी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए परिवहन व्यय इसमें बच जाता है। जो स्थानीय साधन है उनका किफायती के साथ इसमें उपयोग किया जा सकता है। ये जो विभागीकरण की व्यवस्था है इसमें व्यवसाय का विस्तार किया जा सकता है। जैसे SBI अगर मान लो चाहेगी कि नहीं हम एक ही हेडक्वार्टर से सारी सुविधाएं देंगे, तो उसका कभी बिजनेस विस्तारित नहीं होगा, लेकिन वो अलग अलग शहरों में अलग अलग मोहल्लों में अपने छोटी छोटी ब्रांच खोल देगी और वहां पर वो सारी सुविधा देना शुरू कर देगी, तो इससे उसके व्यवसाय में क्या होगा, विस्तार होगा और इससे देश का आर्थिक विकास भी बढ़ता है। इसकी कुछ हानियां भी है, जैसे विभागों की जिम्मेदारी लेने के लिए योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता होती है और सर्वथा इसका अभाव होता है योग्य कर्मचारियों का। विभागों के बीच में एकीकरण में समस्या होती है, अलग अलग ब्रांचों में एकीकरण में कहीं ना कहीं समस्या होती है और जो केंद्रीय सेवाएं होती है उनको देने में कठिनाई होती है। ठीक है, ये केवल केंद्रीय शाखाओं से ही दी जा सकती है, जो महत्वपूर्ण सेवाएं होती हैं उनको ब्रांचों के माध्यम से नहीं दिया जा सकता, इसलिए ये भौगोलिक विभागीकरण का दोष होता है। फिर एक ग्राहक विभागीकरण होता है कि किस प्रकार के ग्राहक आ रहे हैं, जैसे फुटकर ग्राहक होते हैं, थोक ग्राहक होते हैं, तो थोक ग्राहक का एक डिपार्टमेंट बना दिया, फुटकर ग्राहकों का एक डिपार्टमेंट बना दिया, उस तरह से इसे ग्राहक विभागीकरण कहते हैं। कुछ अन्य भी होता है, जैसे समय विभागीकरण,
कर्मचारी विभागीकरण, ठीक है। तो ये कुछ अन्य प्रकार हैं या अन्य आधार है जिनके आधार पर विभागों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो हमने आज देखा संगठन के प्रारूप, 5 प्रारूप हमने पढ़े और विभागीकरण को यहां पर समझने का प्रयास किया। तो संगठन वाला जो हमारा चैप्टर है वो यहां पर समाप्त होता है। इसके बाद हम अधिकार सोपान और उत्तरदायित्व वाले चैप्टर पर कल डिस्कस करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।